नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत। सबसे पहले बात भोपाल की, जहां शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज है। सीएम शिवराज के नेतृत्व में गोपनीय बैठक जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत भी इस गोपनीय बैठक में शामिल हैं। तो बड़ी खबर, शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट और एक गोपनीय बैठक सीएम शिवराज के नेतृत्व में। तो गृह मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री, ये तीनों मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और सुहास भगत इस गोपनीय बैठक में शामिल हैं। तो इस बड़ी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, जिसे कल सबके सामने उजागर करना है और आज गोपनीय बैठक, निश्चित तौर पर विजय, बिल्कुल देखिए, चर्चा उन नामों को लेकर है जिन नामों को लेकर पेच फंसा है। बीजेपी के अंदर हम बात करें तो सबसे ज्यादा दावेदार है, लिहाजा बीजेपी के तमाम जो चेहरे हैं उनके साथ ये बैठक, और ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन के अंदर जैसे ही छूट मिलेगी या फिर संभावित तौर पर जो देखा जा रहा है कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, ऐसे में बीजेपी के अंदर सामंजस्य बनाने की कोशिश की जा रही है। आज अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल जो धड़े कहे जा रहे हैं, या कहना चाहिए कि जो पावरफुल चेहरे हैं, उन चारों नेताओं की अगर मुलाकात है तो निश्चित तौर पर यह मंत्रिमंडल की शुरुआत के तौर पर देखी जा रही है। और अज्ञात स्थान पर जाना, आज शाम को अगर पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें विजय, तो नरोत्तम मिश्रा मंत्रालय से आते हैं, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद अपने बंगले से बाहर जाते हैं, और उसके बाद अभी तक जो है उनके ना तो स्टाफ में ना कर्मचारियों को किसी को मालूम है कि वो कहाँ गए। VD शर्मा शाम को प्रदेश कार्यालय पहुंचते हैं, सुहास भगत के साथ एक गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद में अज्ञात स्थान पर रवाना होते हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है मंत्रालय के अंदर बैठक लेते हैं और उसके बाद में इस बैठक में शामिल होना, ये बिल्कुल पूरी जो कवायद है साफ तौर पर बताती है कि मध्य प्रदेश के अंदर जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि लगातार IBC 24 जो खबर दिखा रहा था कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और बीजेपी के नेताओं के बीच में जो पेच फंसा है, अब उस पेच को सुलझाने की कोशिश इन चारों नेताओं के साथ बैठकर की जा रही है। यह माना जा रहा है कि जब चारों नेता बैठे हैं तो हो सकता है कि दिल्ली में भी किसी बड़े नेता से बातचीत की जाए और जिन नामों को लेकर पेच है या जिन नामों को समझाना है, इस बैठक के दौरान उनको समझा सकता है। हालांकि ये ऑफ द रिकॉर्ड पूरी बैठक है, क्योंकि अज्ञात स्थान पर यह बैठक चल रही है। ऐसे में जो सुगबुगाहट इसी बात को लेकर है, क्योंकि आमतौर पर जब इस तरीके की बैठक होती है तो या तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो या फिर संगठन में होने वाले चेहरों को लेकर मंथन की बात हो। ये ऐसी एक्सरसाइज है जब अज्ञातवास पर की जाती है, और पिछले समय से लेकर अभी तक का जो अनुभव रहा है वो इसी बात को तय करता है कि मध्य प्रदेश में आज की जो बैठक है ये काफी अहम मानी जा रही है और मंत्रिमंडल का विस्तार मध्य प्रदेश के अंदर जल्द कर दिया जाएगा। नामों को लेकर जो पेच फंसा है, शायद केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया है कि उसको प्रदेश के स्तर पर हल किया जाए, लिहाजा चारों नेता जो बड़े नेता हैं जिनको इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना है, उन सभी के बीच में यह बैठक की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा इस बैठक में मौजूद है, इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में मौजूद है, संगठन महामंत्री सुहास भगत इस बैठक में मौजूद है, नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश में शुरुआत के तौर पर संभावित सीएम के चेहरे के तौर पर देखे जा रहे थे और अब नंबर 2 की पोजीशन में सरकार के अंदर है, वो इस बैठक में मौजूद रहे। यानी कि राय शुमारी बनाने की कोशिश उन नामों पर की जा रही है जहां पर मतभेद फंसे हो, या फिर यह भी हो सकता है कि उन नामों को समझाने की कोशिश की जा रही हो जो दावेदार के तौर पर उभर कर आ रहे थे। तो काफी अहम बैठक है और इस बैठक के बाद में सुगबुगाहट एक बार फिर से मंत्रिमंडल की काफी तेज हुई है विजय, और ये माना जा रहा है कि जल्दी मध्य प्रदेश के अंदर हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाए, अगर इस बैठक के नतीजे सकारात्मक तौर पर सामने निकल कर आते हैं। और वाकई सुधीर, जिस तरह से विधायक भी मिल चुके हैं, वो 22 विधायक भी आकर माफ कीजिएगा, वो पूर्वभागी विधायक भी आकर मिल चुके हैं, बातचीत भी उनके बीच हो चुकी है। जब उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि हम तो विकास को लेकर बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि इस संकट के दौर में सरकार को भी संकट से निकालना है, साथ ही साथ जो गुट आकर जुड़ा है उसके भी संकट को दूर करना है, पार्टी में कोई नया संकट पैदा ना हो जाए उससे भी उलझना है। हालांकि तस्वीर जो है वो चारों तरफ से घिरती हुई नजर आती है, लेकिन इसमें क्या सिंधिया ग्रुप का दबदबा दिख सकता है?
निश्चित तौर पर विजय, देखिए आपने जो 3 पॉइंट जो उठाए विजय, वो बिल्कुल वाकई में इस समय बीजेपी के लिए सबसे बड़े मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि लिहाजा अगर बात की जाए तो बीजेपी के अंदर का जो संकट है उसको तो दूर करना पहली प्राथमिकता बीजेपी के अंदर है। क्योंकि सिंधिया अगर गुट की बात की जाए तो संकट सिंधिया गुट के अंदर नहीं, बीजेपी के अंदर ज्यादा है। और जो सिंधिया गुट के लोगों ने जैसे ही बीजेपी में एंट्री मारी है, सरकार का साथ दिया है कहना होगा, तो कम से कम 10 सीटों का सीधा कोटा बीजेपी के नेताओं का उनके खाते में गया है, क्योंकि सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लिहाजा दूसरा जो आपका पॉइंट था कि सिंधिया खेमे को भी साथ कर चलना है, तो ये कवायदी एक्सरसाइज जो है पूरी तरीके से की जाएगी। लेकिन इस बैठक के जो मायने निकाले जा रहे हैं वो बीजेपी के अंदर मचे घमासान और बीजेपी के अंदर मंत्रिमंडल के चेहरे कौन से हो, उनको लेकर ये पूरा बैठक का जो दौर है वो इसी तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि बीजेपी के अंदर इतने सारे दावेदार थे, उनमें से एडजस्ट करना इस पूरे मंत्रिमंडल के अंदर ये माना जा रहा है कि बीजेपी के खाते में अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, 3 चेहरे पहले शामिल किया जा चुके हैं, सिंधिया के 2 समर्थित चेहरे पहले शामिल किए जा चुके थे। ऐसे में अब मंत्रिमंडल का जब भी विस्तार होगा 23 से 24 नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। ऐसे में बीजेपी के पास में सीमित विकल्प है। 14 से 15 बीजेपी के नेता जो है मंत्री पद की शपथ लेंगे और सिंधिया समर्थक जो माने जा रहे हैं, नए 8 चेहरे और जो कि गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट के अलावा होंगे, कुल मिलाकर 10 चेहरे वो मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। मध्य प्रदेश के अंदर 35 सीएम को मिलाकर मंत्री हो सकते हैं। लिहाजा जो कवायद एक्सरसाइज चल रही है इन्हीं नामों को लेकर चल रही है, कैसे सामंजस्य इस पूरी बैठक के दौरान बैठाया जाए। और मध्य प्रदेश के अंदर यह सामंजस्य अगर तालमेल खाता है, केंद्रीय नेतृत्व को इसकी जानकारी दी जाएगी। जो सुगवाट है कि शायद अल्टीमेटम केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से मिला है, क्योंकि अब जो अंदेशा जताया जा रहा है कि जितना डिले होगा उतना विद्रोह न केवल बीजेपी के अंदर होगा बल्कि उतना असंतोष जो है सिंधिया खेमे के अंदर जो लोग इस्तीफा देकर आए, जो मंत्री पद के दावेदार हैं, उनके अंदर भी होगा। लिहाजा जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए। एक दबाव जो है वो बीजेपी के ऊपर है, सरकार के ऊपर है, और पूरी एक्सरसाइज को, इस बैठक को उसी के तौर पर देखा जा रहा है। विजय, चलिए नजर बनाए रखिएगा सुधीर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, क्योंकि एक बड़ी खबर वहां से मिल रही है। छत्तीसगढ़ में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। बड़ी खबर इस वक्त, बिलासपुर में 2 और मुंगेली में 2 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 73 हो गई है। लगातार 1-1, 2-2 मरीज करके यहां मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 73 हो गई है। 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। संदीप शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ। संदीप, जिस बात का डर था या जिस बात की शंका थी वो लगातार 1-1, 2-2 पॉजिटिव मरीजों के रूप में सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए विजय, ये सही है कि लगातार जो चिंता जो थी वो सही होते जा रही है। और आज की बात करें तो अकेले 17 केस अब तक मिल चुके हैं। इसमें बिलासपुर से एक नया केस मिला है, 2 नए केस, और मुंगेली से 2 नए केस मिले हैं। जबकि दिन में ही हमने आंकड़ा बताया था कि आज जांजगीर से, सरगुजा से, राजनांदगांव से, बलौदा बाजार से, बालोद से और रायपुर से यहाँ से मरीज मिले थे। और उसके बाद लगातार जो है मरीजों की संख्या बढ़कर 17 पहुंच गई है। और पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए अभी 1 हफ्ते पहले तक ही छत्तीसगढ़ के जो मतलब 10 दिन लगभग पहले की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 25 जिले ऐसे थे जो ग्रीन जोन में थे। लेकिन आज स्थिति पूरी पलट चुकी है। महज 10 जिले होंगे छत्तीसगढ़ के जो जहां पर संक्रमित की संख्या कम है, लेकिन अन्य जो जिले हैं वो सभी अगर नेशनल की कैटेगरी की बात करें, जो गाइडलाइन होती है उस हिसाब से लगभग सभी जो जिले हैं रेड जोन में आ गए। ऐसा कोई जिला नहीं बच रहा है आसपास का जहां पर जो रेड जोन में ना हो या ऑरेंज जोन में ना हो। और सबसे बड़ी बात देखिए, आपको एक बात और देखनी होगी कि जो लगातार लापरवाही हो रही है, क्योंकि हम ये बार बार कह रहे हैं जो श्रमिक प्रदेश में पहुंच रहे हैं वो पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि उनको बस में, ट्रकों में, ट्रालों में लाया जा रहा है, वो एक साथ भीड़ में आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी पंचायतों की है कि वो क्वारंटाइन तोड़े ना, घर से ना निकले और लोगों में घुले मिले ना। क्योंकि आज जो रायपुर में केस हुआ है वो युवक जगह जगह घूम घूम कर समोसे बेच रहा था मोहल्लों में, और आज वो पॉजिटिव मिला है। तो समझिए कितना ज्यादा खतरा यहाँ पर पड़ता है। कोरिया का युवक जो था वो सलून खोल के लोगों की शेविंग कर रहा था, कटिंग कर रहा था। तो इस प्रकार की लापरवाही बार बार देखने को मिलती है। अगर ऐसी स्थिति रही तो पूरा प्रदेश जल्द इसकी चपेट में आ जाएगा और ऐसा ना हो कि फिर से एक बार लॉकडाउन बुलाना पड़ जाएगी। शुक्रिया संदीप इस तमाम बातचीत के लिए। तो छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 73 हो गई है। आज भी 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। चलिए फिर से मध्य प्रदेश की खबरों पर आते हैं। मध्य प्रदेश में भी 24 घंटे में 248 नए कोरोना मरीज मिले हैं मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीज 2868, ठीक हुए मरीज 2843। यहां ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ा है। अब तक 270 लोगों की मौत हुई है। भोपाल में 20 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। इंदौर में 59 नए मरीजों के साथ कुल 2774 केस सामने आ गए।
मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 248 नए कोरोना मरीज सामने आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक ली, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि प्रदेश में अब तक 4,82,000 से ज्यादा मजदूरों की घर वापसी हो चुकी है। वहीं दूसरे प्रदेशों के मजदूरों को राज्य की सीमा तक छोड़ने के साथ ही उनकी जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। इधर मध्य प्रदेश में अब बारात बस से नहीं जा सकेगी। जी हां, भोपाल में बस से 35 बारातियों के आने की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है। दरअसल भोपाल के जाटखेड़ी के एक शादी समारोह में जिसमें बहू कोरोना पॉजिटिव निकली है, तो गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सभी बारातियों को क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन समारोह में अधिक संख्या में जुटने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी बताया कि दूसरे प्रदेशों से आए मजदूरों से कई जिले कोरोना की चपेट में आए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना से निपटने की व्यापक तैयारियों के तहत प्रदेश में फीवर क्लिनिक खोले जा रहे हैं, जिससे पता चल जाएगा कि संबंधित व्यक्ति को कोरोना संदिग्ध है या नहीं। है कि आज के बाद कोई भी बारात बस में नहीं आएगी, न बस की अनुमति दी जाएगी। दूसरा, निर्धारित संख्या से अधिक लोग अगर आएंगे तो एफआईआर होगी। अब अनुमति स्वयं के वाहन के द्वारा ही बारात में दी जाएगी। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लगातार लॉकडाउन का पालन और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की जा रही है, लेकिन जब जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ही मान नहीं रहे हैं तो आम जनता से क्या उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं मंत्री तुलसी सिलावट की, जो अपने विधानसभा क्षेत्र सांवेर में प्रस्तावित एक सड़क का अवलोकन करने आए थे। उनके साथ इंदौर से बीजेपी सांसद शंकर लालवानी और बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला भी थे, जिनकी मौजूदगी में भीड़ जमा हो गई। मंत्री, सांसद और विधायक की मौजूदगी में लॉकडाउन के नियम तोड़े गए, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। सड़क के लिए जूझ रहा था। चुनाव के बाद हमने निरंतर प्रयास किए, ये बजट में भी आ गई। ये सड़क हमारी है, सांवेर हमारा है, आप हमारे हैं। ये 5 करोड़, उसके बाद से पानो बिलोदा नायता और वो सड़क वो 12 करोड़ की है। इसी प्रकार के बहुत लंबी लिस्ट है। आप मंत्री जी को अवलोकन करने आए और जैसा कि उन्होंने अधिकारी को निर्देश दिया है कि इसका काम कल से 2 दिन के अंदर चालू हो, और मुझे लगता है ये सड़क जब बन जाएगी तो सांवेर की मुख्य सड़क है, इसमें लोगों को जो परेशानी आ रही है वो दूर होगी। कोरोना संक्रमण मामले में उज्जैन जिला रेड जोन में है, लेकिन कोरोना हॉटस्पॉट होने के बावजूद लॉकडाउन को लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। सड़कों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। इसके पीछे पुलिस प्रशासन की सख्ती नहीं होना प्रमुख कारण है। लिहाजा अपने ही विभाग की नाकामी से परेशान एसपी मनोज सिंह ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को मौके पर ही कड़ी फटकार लगाई, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। कुछ लोगों की मूवमेंट सुविधा मेरे पास थी। इसी क्रम में मैं आज औचक दिन निकला था निरीक्षण से, और निकलने के बाद मैंने यहाँ पाया कि वाकई कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई काम नहीं है, परमिशन नहीं है, पास नहीं है, वो लोग भी मूवमेंट कर रहे हैं। कम से कम 50 लोगों के खिलाफ मैं खुद खड़ा होकर आज कार्रवाई किया हूँ। सबसे गाड़ियाँ जब्त कराया हूँ और सबको मैंने थाने भिजवाया। और मैं अपने जो भी अधीनस्थ थाना प्रभारी हैं, CSP हैं, उनको मैंने आज थोड़ी चेतावनी दी है। यह बात बताया है कि मुझे पूर्णतः लॉकडाउन का परिणाम चाहिए। अगर इसमें कोई लापरवाही हुई तो मैं इनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करने वाला हूँ। ग्वालियर में एक युवक द्वारा ड्यूटी कर रहे कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी और मारपीट के प्रयास के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। तस्वीर आप देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है, लेकिन ग्वालियर में भी इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
देश में कोरोना महामारी के बीच अब प्लाज्मा थेरेपी मददगार साबित हो रही है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में प्लाज्मा थेरेपी के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दे रहे हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज को प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिक ट्रायल की अनुमति देने के बाद अब शहर के सबसे बड़े अरविंदो अस्पताल में भी इसे शुरू करने की अनुमति दे दी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अंडर ट्रैकिंग देकर अरविंदो में प्राथमिक इलाज कराया था। उसके बाद आईसीएमआर की टीम ने इंदौर आकर अस्पताल की क्षमताओं की जांच भी की थी। इस प्रशिक्षण के बाद विधिवत आईसीएमआर ने अस्पताल को प्लाज्मा थेरेपी करने की इजाजत दी है। मेडिकल कॉलेज में भी एमजीएम मेडिकल कॉलेज में भी प्लाज्मा थेरेपी लगातार की जा रही है और इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं और निरंतर इसको जारी रखेंगे। ये एक मान्य पद्धति है और इसका प्रयोग हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज स्तर पर काफ़ी अच्छे से किया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है, जिनके रूट और टाइम भी तय हो गए हैं। साथ ही ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई है। इन ट्रेनों में भोपाल के हबीबगंज से चलने वाली शान भोपाल और जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। भोपाल एक्सप्रेस हबीबगंज से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन और जनशताब्दी हबीबगंज से जबलपुर के बीच चलेगी। इसके अलावा 8 ट्रेनें ऐसी हैं जो भोपाल से होकर गुजरेंगी। इन ट्रेनों में कुशीनगर एक्सप्रेस, कामायनी एक्सप्रेस, मंगला एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस, निजामुद्दीन यशवंतपुर संपर्क क्रांति, सचखंड एक्सप्रेस, तेलंगाना एक्सप्रेस, एपी एक्सप्रेस, एलटीटी गोरखपुर, निजामुद्दीन एर्नाकुलम, दुरंतो एक्सप्रेस, सिकंदराबाद निजामुद्दीन दुरंतो, गोवा एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस, महानगरी एक्सप्रेस, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, कुर्ला पाटलिपुत्र सुपरफास्ट, संगमित्रा एक्सप्रेस, बांद्रा गोरखपुर, अवध एक्सप्रेस, बांद्रा मुजफ्फरनगर, अवध एक्सप्रेस, मुंबई अमृतसर गोल्डन टेम्पल मेल एक्सप्रेस, अमृतसर मुंबई सेंट्रल पश्चिम एक्सप्रेस, जयपुर मुंबई एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस और बनारस अहमदाबाद एक्सप्रेस शामिल हैं। इन ट्रेनों के टिकट ऑनलाइन ही लेने होंगे। वहीं रेलवे बोर्ड ने इन ट्रेनों को लेकर भी गाइडलाइन जारी की है। यात्री को मास्क पहनना और स्टेशन पर 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते जहां सब कुछ थम गया है, वहां कोरोना को हराने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टेक्नोलॉजी को हथियार बनाया है। कोरोना काल में सीएम हाईटेक होते हुए चले जा रहे हैं। 23 मार्च को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से शिवराज सिंह ने अब तक 81 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है और इस दौरान उन्होंने करीब 150 घंटे जनता और अधिकारियों से सीधे संवाद किया। साथ ही कोरोना की रोकथाम को लेकर लगातार अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकें की हैं। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए भी शिवराज सिंह चौहान ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है। लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश में अब हेयर सैलून की दुकानें खुलेंगी। सैलून की दुकानों को लेकर खोलने के लिए प्रदेश के गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी। हालांकि हेयर सैलून खोलने को लेकर अंतिम निर्णय संबंधित जिले के कलेक्टर को लेना होगा। गाइडलाइन के तहत हेयर सैलून को अच्छे से सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। सैलून के अंदर सर्दी, जुकाम, खांसी और गले में खराश वाले व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लॉकडाउन ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। कोई वेतन के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है तो कोई ई धरना दे रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसे ही नजारे देखने को मिले हैं। जबलपुर में लॉकडाउन की अवधि का वेतन न मिलने से पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के ठेका कर्मचारी सड़क पर आ गए हैं और कर्मचारियों ने विभाग के अधीक्षण यंत्री कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। ग्वालियर में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। शहर के एक व्यक्ति का हार्ट अटैक से विदेश में मौत के बाद जब उसकी मौत हो गई थी, 12 दिन बाद शव भारत लाया जा रहा है। गुरुवार की दोपहर करीब 1 बजे मृतक नवल सिंह का शव जॉर्डन से रवाना होगा। शाम को दिल्ली आएगा। इसके बाद एम्बुलेंस से शव को ग्वालियर भेजा जाएगा। मृतक के बेटे ने कलेक्टर ऑफिस से लेकर विदेश मंत्रालय तक गुहार लगाई थी। इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई थी। इसके बाद प्रशासन ने दूतावास को मेल किया। मृतक के परिवार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाने पर IBC 24 को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि शिंदे की छावनी निवासी मृतक नवल सिंह राजपूत पिछले 12 साल से जॉर्डन में अकेले रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। कल शाम को कि जैसे फ्लाइट आ रही है, उसमें बॉडी आ रही है। फिर इंडियन एम्बेसी जॉर्डन से बात हुई थी तो उनकी तरफ से बात हो चुकी है। तो आज शाम को नहीं, सबने सपोर्ट किया। बहुत धन्यवाद सबके लिए। और IBC 24 ने भी बहुत पहले बात उठाई है, सबसे पहले हमारी, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो गवर्नमेंट का जो हमारा सपोर्ट मिला है उसके लिए उनका थैंक यू करना चाहते हैं, स्पेशली अपने शेजोलकर साहब का और आपका भी, जो उन्होंने इतना सपोर्ट किया, कंटिन्यू मामले को हाईलाइट करके रखा, जिससे हमारा ये इशू जल्दी सॉल्व हो सका।
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कुलसचिव और जनसंचार विभाग के प्रोफेसर संजय द्विवेदी को यूनिवर्सिटी का प्रभारी कुलपति बनाया गया है। साथ ही उन्हें कुलसचिव के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। प्रोफेसर द्विवेदी 10 साल से अधिक समय तक विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कुलपति दीपक तिवारी ने इस्तीफा दे दिया था। तब से जनसंपर्क विभाग के आयुक्त पी नरहरि प्रभारी कुलपति का पद संभाले हुए थे। यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी मिलने पर संजय द्विवेदी ने कहा कि नई जिम्मेदारी का बेहतर तरीके से पालन करना उनकी प्राथमिकता होगी। जो भी नया काम मिलता है वो चैलेंज तो होता है और मनुष्य वही है जो चुनौतियों को स्वीकार करे, उससे रास्ता निकाले। तो मेरा मानना है कि जो चीज़ें हो गई उनको भूल के हमें नए रास्ते पे नए तरीके से चलना है। कोरोना का संकट इतना विकराल संकट है और पूरी मानवता इससे खतरे में है। तो मुझे लगता है कि हम सबको इस संकट को देखते हुए कुछ ऐसे रास्ते निकालने चाहिए जिससे हमारे विद्यार्थियों को, हमारे अध्यापकों को और हम सबको एक नया जीवन, एक नया रास्ता मिले। तो मुझे लगता है पुरानी बातों को भूलने का समय है, एक नए तरीके से, सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने का वक्त है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।